जय हिंद दोस्तों। सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। बच्चों जो भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है साहब? सर ऐसे ही स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, आईसीआई की जितनी भी आरटीपीज एमटीपीज है वो कवर हो जाए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर कवर हो जाए, आईसीआई के एमसीक्यूज कवर हो जाए, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कवर हो जाए, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारी प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट हम एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो पाए। तो सर जो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जहां से भी कर रहे हो सर, नो डाउट ये सारे क्वेश्चंस आपको करने, पर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है सर क्या, कि सर जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑल दोज क्वेश्चंस शुड बी अमेंडेड बाय द अमेंडमेंट्स मेड इफेक्टिव टिल 31 अक्टूबर 2022, क्योंकि आपके एग्जाम्स मई 23 में अगर है तो अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल 31 अक्टूबर 22 विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपके क्वेश्चंस भी अमेंडेड होने चाहिए। आपने सर अमेंडमेंट्स के लेक्चर देख लिए होंगे, आपने अमेंडमेंट नोट्स देख लिए होंगे, तो आप प्लीज आपके पास जो भी बुक है उस बुक के क्वेश्चंस को भी चेंज करिए, आप उस बुक के क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि यहां अमेंडमेंट का इफेक्ट आएगा तो उसका आप अमेंडमेंट करिए, या फिर आप अमेंडेड बुक ही लीजिए। अच्छा, ये कंसर्न मैं आपके सामने क्यों लेके आ रहा हूं, ये भाषणबाजी क्यों कर रहा हूं? जैसे सर ये बोलते हैं ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैं पूछता हूं क्या आपके क्वेश्चन बैंक में सारे अमेंडेड क्वेश्चन हैं? सर ये क्वेश्चन मेरे माइंड में क्यों आया, क्योंकि पिछले कुछ लास्ट 10-15 दिन में कुछ बच्चों के डाउट्स आए, उनसे जब मैंने बात करी, जब समझा तो पता पड़ा कि उनके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस अमेंडेड ही नहीं थे, वो जो भी मटेरियल देख रहे थे उसमें क्वेश्चंस अमेंडेड ही नहीं थे बेटा। तो आपको ये स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी, जो आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखे साथ में आप अपने क्वेश्चंस बुक के क्वेश्चंस भी अमेंड कर ले, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो अमेंडेड क्वेश्चन बैंक जरूर ले ले आप। सर पर ध्यान देना बेटा, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, आपके पास अभी जो भी बुक है ये वीडियो देखते देखते इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी क्वेश्चन बैंक आप रेफर कर रहे हो, आप जरूर, मैं 2-3 एग्जांपल निकाल के बताता हूं आपको कि यहां पर अगर, अब आपको कैसे पता पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, हाउ वुड यू नो कि हमारे क्वेश्चन बैंक हमने लेटेस्ट परचेज किया, हमने लेटेस्ट डाउनलोड किया, पर इसमें वो अमेंडेड आंसर है कि नहीं, आपको क्या पता? आप तो यही बिलीव करोगे ना कि हाँ साहब सर अच्छी ब्रांड का परचेज किया है तो सर अमेंडमेंट तो होंगे ही। आप एक काम करिएगा, मैं आपको बता देता हूं, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, अगर वो आपको आंसर्स वो अमेंडेड मिल जाए, जो मैं बता रहा हूं वो मिल जाए, समझ जाना वो अमेंडेड है, आप बिल्कुल विश्वास करके पढ़ाई कर सकते हो। एग्जांपल सबसे पहला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आईसीआई का। सर आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने जो पेज नंबर खोल रखा है ये अपनी जो क्वेश्चनर बुक है उसका पेज है बेटा, गणेश फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन बहुत टाइम से है सर, ऐसा कोई नया क्वेश्चन इंसर्ट किया हुआ नहीं है, पर ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज इज। सर कौन सी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है जिस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा? सर ध्यान देना, यहां पर पहले ऑप्शन था 1,55,000, ये पिछली वाली बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें ये वाला ऑप्शन था, ए वाला ऑप्शन। पर मैं बच्चों इसका आंसर जैसे अपनी वाली क्वेश्चनर बुक आप ये देख रहे हो, इसमें मैंने अमेंड करके ऑप्शन ही चेंज कर दिया, क्योंकि अभी आंसर 1,80,000 आएगा बच्चों। क्यों बताता हूं मैं आपको, ये देखिए लास्ट पॉइंट देखिए इस क्वेश्चन का, लाइसेंस फी पेड टू फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है, पहले वो एग्जाम थी, पर आपको पता है इस बार वो मेगा एग्जामिशन लिस्ट से उस एग्जामिशन को विड्रॉ कर लिया, तो नाउ दिस सर्विस बिकेम टैक्सेबल। अब ये 25,000 की सर्विस क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है। और सर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इज चार्जेबल टू जीएसटी। सर अगर एग्जाम करते तो बात अलग है, अदरवाइज चार्जेबल टू जीएसटी है, ये एग्जामिशन विड्रॉ कर लिया, मतलब नाउ टैक्सेबल, बट दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और ये 25,000 पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा। तो पहले जो आंसर हुआ करता था वो 1,55,000 बिल्कुल सही हुआ करता था, क्योंकि ये 25,000 पे जीएसटी एग्जाम था। अब एग्जामिशन विड्रॉ हुआ प्लस गवर्नमेंट सर्विस है, इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू इस पर टैक्स लगेगा। तो इसका आंसर 155 जो पहले था वो तो है ही है, प्लस 25,000 और ऐड कर दो तो 1,80,000 शुड बी योर आंसर। तो सर अगर आपके पास जो भी आप देख रहे हो मटेरियल, अगर उसमें 155,000 ही ऑप्शन दे रखा है तो समझ जाना कि वो अपडेटेड नहीं है। जैसे मैं बताता हूं आपको, सर ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ए अपनी बुक का। पर जब मैंने आईसीआई के स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का बुकलेट ओपन किया, सर
किसी बच्चे ने ही मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था बेटा, उसको फिर मैंने वेरीफाई किया क्योंकि सर हो सकता है उसके पास उनके पास पुराना, पर जब वेबसाइट से डाउनलोड किया 8.2 अभी भी आंसर 1,55,000 ही यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब वो अपडेटेड नहीं। अच्छा उसमें आप देखेंगे ना तो वहां पे लिखा हुआ भी है फॉर May 22 एंड November 22 एग्जाम्स, आईसीआई वेबसाइट पे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज की जो बुकलेट है, तो सर वो अमेंडेड नहीं है, आप ध्यान रखिए बच्चों। और अगर इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस अगर अमेंडेड नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस जो आप करो, इतनी मेहनत दिन रात जो कर रहे हो बेटा, वो वेस्ट नहीं हो जाएगा गलती से भी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल, ये एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं तो आपको समझ में आएगा कि जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो सर वो अमेंडेड है कि नहीं है, आप अपना जजमेंट कर पाएंगे। और अगर वो अमेंडेड नहीं है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पर्सनल रिक्वेस्ट है बड़े भाई की तरह, सर उन बुक्स को रेफर मत करिएगा क्योंकि वो बहुत रिस्की हो सकती है। या तो आप सारे क्वेश्चन अमेंड कर लीजिए अपने हिसाब से, अमेंडमेंट नोट्स के हिसाब से, नहीं तो सर आप थोड़ा सा सेंसिबल भी सोचिए कि सर क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए एग्जाम में आपके। आइए सर एक और क्वेश्चन, जैसे आईटीसी चैप्टर उसका क्वेश्चन नंबर 27 अपनी बुक में है सर। जैसे ये सीए फाइनल के नवंबर 2018 एग्जाम में आया था, इसको मॉडिफाई किया हुआ है मैंने। क्यों? अमेंडमेंट आया तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मॉडिफाई किया, उसका आंसर भी मॉडिफाई किया। 5 मार्क का क्वेश्चन था बच्चा। सर मैं आपसे बता रहा हूं कि सेक्शन नंबर 50 जो इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स है, वैसे ये सेक्शन आता है चैप्टर नंबर 11 में अपनी बुक में, पेमेंट ऑफ टैक्स में। सर सेक्शन में 50 इंटरेस्ट, उसके सेक्शन में मेजर अमेंडमेंट हुआ है। मेरे से लिख के ले लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इस बार May 23 में। मेरा ओपिनियन ये है, अगर मैं पेपर बनाने वाला होता तो डेफिनेटली क्वेश्चन देता, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो इंपॉर्टेंट क्यों है साहब, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत भारी इंपैक्ट है। कि सर पहले हुआ करता था क्या, सेक्शन में लिखा था सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में कि सर अगर आपने सर आईटीसी मिसमैच आया और उसकी वजह से आपने एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया, या आपने क्रेडिट नोट की वजह से लायबिलिटी आपकी एक्सेस कम कर दी जबकि वो मिसमैच था साहब, अब सर ये मिसमैच के कॉन्सेप्ट ही हट गए, थे ही नहीं, इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने सेक्शन में 50 सब सेक्शन 3 में और बोल दिया वो पॉइंट हटाओ, डिलीट किया, काम कर नहीं था पॉइंट सर, मिसमैच का सिस्टम ही नहीं है सर जीएसटी के अंदर, अभी 1 जुलाई 2017 से ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया सबसेक्शन 3 को और बोल दिया क्या, अरे सर वो काम करनी था प्रोविजन तो अब पढ़ो, और इसको इंसर्ट किया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 रेट्रोस्पेक्टिवली, और बोला क्या, अगर आपने रॉन्ग आईटीसी कभी अवेल करी पर उसको यूज नहीं करी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल, पर अगर आपने रॉन्ग आईटीसी यूज किया तो जिस दिन आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज किया उस दिन से हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। कब तक का लेंगे साहब, जब आप वो अमाउंट ऑफ टैक्स को गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे तब तक का हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, पर किस दिन से, जिस दिन रॉन्ग आईटीसी यूटिलाइज किया तब से। अब ये था सेक्शन में 50 का अमेंडमेंट। अब सर इसका इफेक्ट आ रहा था आपके आईटीसी के क्वेश्चन में, अरे सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो, इफ द रेसिपिएंट फेल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, याद करो ये प्रोविजन, अगर आपने 180 दिन में सप्लायर को पे नहीं किया है तो सर आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी अलोंग विद इंटरेस्ट, आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। यहां पर लैंग्वेज चेंज किया था, अमेंडमेंट हुआ था, मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में पढ़ाया भी था। और सर इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा था सर मैंने, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, अमेंडेड आंसर, इंटरेस्ट शेल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 18% पर annum। ओके सर, पर कब से, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजिंग द क्रेडिट, बिल्कुल सही, टिल द डेट व्हेन द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड इट इज पेड टू द गवर्नमेंट। क्लियर सर, जिस दिन आपने आईटीसी यूटिलाइज किया वहां से इंटरेस्ट लगेगा भाई साहब। अब सर यही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये तो मैंने अमेंड करके लिखा आंसर, अब यही क्वेश्चन आप देखेंगे ना, ये ऐसे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये अभी सर 4 मार्च शाम को 7:53 पे मैंने डाउनलोड किया, स्क्रीनशॉट लेके आपको बता रहा हूँ साहब। सर ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आपके, सर ये सेम क्वेश्चन मोहन लिमिटेड, ये मोहन भाई साहब वाला, क्या लिखा है यहाँ पे सर, 18% इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ, लग गए, हो गया भाई साहब कार्यक्रम पूरा खत्म, फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट, भाई साहब अमेंडमेंट हो गया है। अगेन आप आपकी बुक में चेक कर लेना कि ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन या जो भी बुक आपके पास है बेटा, नॉट ओनली मैं ऐसे स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं, कोई भी बुक जो आपके पास है बेटा, भले ही मेरी बुक क्यों ना हो आपके पास, अगर ये क्वेश्चन जो सीए फाइनल नवंबर 18 का है, पहली बात तो सर अगर आपके बुक के अंदर ऑल पास्ट एग्जाम पेपर्स ऑफ आईसीआई नहीं है तो शायद कुछ ना कुछ कमी है आपके पास। सेकंड थिंग, अगर कवर है तो उसमें जरूर आप ये देखिए ये क्वेश्चन है कि नहीं, और अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें ये लैंग्वेज क्या लिखी हुई सर, डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट से इंटरेस्ट लिखा हुआ है या डेट ऑफ यूटिलाइजिंग द क्रेडिट से इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अगर यूटिलाइजिंग द क्रेडिट से इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही लिखा है साहब,
ऐसे आप चेक कर सकते हो कि जो आप क्वेश्चन रेफर कर रहे हो वो अमेंडेड है कि नहीं। कई बार आप नेट से पीडीएफ भी डाउनलोड करते हो, टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वो भी सही है। आप आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कितनी बुक परचेज करोगे आप यार सर? तो आप प्रैक्टिस के लिए कई बार पीडीएफ वगैरह भी रेफर करते हो, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा वो अमेंडेड होना चाहिए बच्चों। अच्छा, ये मैं 2-3 क्वेश्चन केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सो दैट आप अपनी बुक को सर्टिफाई कर सकते हैं कि यस करेक्टेड, बात खत्म। और देखो सर, एक दो एग्जांपल और देता हूं तो आपको ध्यान रहेगा सर आपकी बुक के अंदर क्या है और आपको जो बुक रेफर कर रहे हो वो सही है कि नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 16 ये है कंपोजिशन स्कीम, नहीं रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। यस, अगर आप कोई ऑफेंस करते हो सर, वायलेशन करते हो, कॉन्ट्रावेशन करते हो, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर? अब सर उसमें अमेंडमेंट हुआ और यहां पे लिखा था सर क्या, अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो जो मंथली रिटर्न फाइल करता है, क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा है, उसने 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के रिटर्न फाइल नहीं किए, हिज रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। पर अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है तो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, ही इज नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड्स। क्योंकि क्वार्टरली मतलब 2 क्वार्टर 6 महीने हुए ना बेटा, पर 6 मंथ नहीं लिख सकते आप। ये अमेंडमेंट हुआ इस बार, 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अल्टीमेटली होता 6 महीने ही है बेटा। बट सर वहां पे क्यूआरएमपी स्कीम में ना 2 क्वार्टर काउंट होंगे। क्लियर? 6 महीने नहीं बोल सकते वहां पे, क्योंकि क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च होता है सर, अप्रैल मई जून, ये 2 क्वार्टर हो गए एक तरह से। और 6 महीने का मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये भी हो सकते हैं ना सर 6 महीने का मतलब। सो 6 मंथ नहीं बोल सकते यहाँ पे आप बोलेंगे क्या, फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। प्लस अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है भाई साहब, तो ऐसे केस में सर 3 मंथ हो गए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से 3 महीने एक्सपायर हो गए और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। पहले यहाँ पे था 3 रिटर्न है ना, जो प्रैक्टिकली 3 साल हो जाते थे बेटा, इसलिए अमेंडमेंट करके 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर कंपोजिशन स्कीम सप्लायर्स, है ना बेटा। तो ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। तो ये अमेंडमेंट था, तो आप अपनी बुक में जरूर चेक कर लेना कि अगेन ये वाला इस तरह का अमेंडमेंट है कि नहीं सर। प्लस चलो एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं सर, ध्यान देना, ये सब चीजें देख के आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको वक्त रहते सचेत होना होता है, बोलते ना चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो सर अगर सो गए तो जागने की बात आएगी नहीं, वक्त है जाग सकते हो। और सर वक्त रहते अगर आपने सही पढ़ लिया माहौल बन जाएगा। सर ऐसे ही हजारों बच्चे एग्जामिनेशन क्लेम नहीं करते इनडायरेक्ट टैक्स में। देखो इनडायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, पर आपने देखा होगा सबके मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, सबके मोस्ट स्कोर इसमें नहीं आता है। एवरीबडी इज नॉट एबल टू क्लेम व्हाट अदर पीपल्स आर क्लेमिंग। व्हाई? सर कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती कर रहे हैं हम। सो आप जरूर ध्यान दीजिए, जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे बेटा। ओके जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि सर सीए फाइनल का स्टूडेंट कोई भी हल्के में नहीं लेता अपनी पढ़ाई को, क्योंकि उसका पूरा करियर दाव पे लगा है साहब। तो सर गलत या नॉट अमेंडेड बुक्स का रेफर करके अपना करियर पे क्वेश्चन खड़ा मत कर देना। सर एक और देखिए क्वेश्चन में बताता हूं, लास्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सरकार ये रहा, हाँ जी हाँ, बड़ा ही सीरियस कंसर्न सर, सेक्शन नंबर 129, ये लास्ट टाइम का अमेंडेड है बेटा, मैं बताता हूं सर। मतलब ये 6 महीने पहले अमेंडमेंट हो चुका, फिर भी आप देखेंगे ना कुछ बुक्स ना हो पाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 7, XYZ कैरीज गुड्स फ्रॉम वडोदरा टू पुणे। भाई साहब सेक्शन 129, अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपके गुड्स पकड़ा गए, गाड़ी पकड़ ली, और सर इफ द ओनर कम्स फॉरवर्ड तो पेनल्टी कितनी है, 200% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी, एंड इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल व्हिचएवर इज हायर इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेएबल। ये सेक्शन नंबर 129 में हमने पढ़ा हुआ है। पर इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स, अगर आपके आंसर्स अमेंडेड नहीं है, आप प्रैक्टिस करते हो, लॉ में तो आपने पढ़ लिया, प्रोविजंस आपने पढ़ लिए, पर क्वेश्चन का आंसर देखते वक्त अगर आपको सही आंसर नहीं मिले, मामला गड़बड़। आप अगर ये गलत आंसर लिख के आ जाए तो लग गए बेटा आपने तो जीवन के। सर अब सुनो बेटा, अब इसमें क्या है, ये प्रोविजन तो लिख दिया, अब सर क्या होता है, कुछ लोग क्या नकल में अकल नहीं लगाते बेटा। अब दिमाग कैसा लगाना पड़ेगा बेटा, या देखो आप XYZ कैरीज गुड्स, ध्यान से पढ़ना, अभी दिमाग की बत्ती जल नहीं जाए कहीं, कुछ लोगों की जल जाएगी मुझे पता है। सर पढ़ो, XYZ कैरीज गुड्स फ्रॉम वडोदरा टू पुणे, वडोदरा का है गुजरात में, पुणे का है महाराष्ट्र में, इंटर स्टेट सप्लाई। द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज रुपीज 80,000, 80,000 रुपए की वैल्यू ऑफ गुड्स है, विच आर चार्जेबल टू टैक्स एट 18% IGST। ऑब्वियसली इंटर स्टेट सप्लाई IGST लगेगा, 18% टैक्स क्रेडिट है।
and in transit proper officer intercepted the same under section number 68 and found the contravention. और सर कैलकुलेट करिए पेनल्टी पेएबल इफ द XYZ comes forward for payment of penalty. भाई साहब ये है IGST का लायबिलिटी. तो सर 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, सॉरी 200% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व जो होगा वो किसका होगा? IGST का होगा ना यार. हाँ है ना. अब समझना दिमाग कहां काम आता है, मैं बताता हूं आपको. सर ये रहा साहब IGST था, तो CGST 9% होता है, SGST 9% होता है, टोटल 18% IGST हो गया बेटा. क्लियर. तो हमने 18% से मल्टीप्लाई किया. सर यहां पे क्वेश्चन ने पूछा है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेएबल अंडर सेक्शन नंबर 129 ऑफ द CGST एक्ट. सर सेक्शन नंबर 129 ऑफ द CGST एक्ट में अगर आप पेनल्टी की बात करेंगे, पहली बात तो IGST की लायबिलिटी था, आप IGST के हिसाब से कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं सर. क्लियर. अब IGST के कैलकुलेशन करेंगे तो 18% इज द IGST रेट, 18% इंटू 80,000 उसका 200%. भाई 80,000 का 18% आता है 14,400, उसका 200% मतलब डबल टाइम, 2 टाइम्स 28,800 इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी. डन. सर ये है क्या, इफ द XYZ comes forward for payment of penalty. दिल थाम के देखना, अब जलेगी दिमाग की बत्ती. If XYZ does not comes forward for payment of penalty. सर प्रोविजन में क्या लिखा है सर? If the owner does not comes forward for payment of penalty, तो सर if the owner does not comes forward, तो ऐसे केस में on payment of penalty, penalty कितना होगा? Equal to 50% of the value of the goods or 200% of tax payable on such goods whichever is higher. अब यहाँ क्या थोड़ा सा चाहिए भैया, 50% ऑफ वैल्यू. ये कौन से प्रोविजन में लिखा है? सेक्शन 129 ऑफ व्हाट? CGST एक्ट. ये केवल CGST का पेनल्टी है. हाँ जी. तो सर 50% ऑफ वैल्यू अगर CGST का पेनल्टी है तो 50% SGST का भी पेनल्टी होगा. मतलब IGST की बात करूंगा तो IGST में पेनल्टी होगा 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल. अच्छा ये 400% मत करना, क्यों? टैक्स पेबल तो IGST है ना. IGST तो एनीवेज 18% हो गया ना, डबल तो वैसे भी हो गया सर. क्लियर. अभी दिमाग में नहीं चले तो आप अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना, वो भी 6 महीने पुराना. ठीक है सर. अब सुनना बात को ध्यान से. 100% ऑफ वैल्यू, 50% CGST, 50% SGST, मतलब 100% IGST हो गया बेटा. तो 80,000 इंटू 100% दैट कम्स टू 80,000 और 200% ऑफ IGST पेबल. IGST पेबल वाज 14,400, तो वो आता है 28,800. विच एवर इज हायर, 80,000 इज हायर. क्लियर. सो दिस शुड बी द अमाउंट. और मैंने एक नोट भी लिखा है जो आपको भी लिखना चाहिए एग्जाम्स के अंदर, कि इन दी अबव आंसर द पेनल्टी पेएबल हैज बीन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द IGST एक्ट. एज टैक्स चार्जेबल ऑन द गुड्स इज IGST. हाउएवर द क्वेश्चन कैन आल्सो बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ओनली CGST एक्ट. मतलब CGST का पेनल्टी लिखो. आप CGST का पेनल्टी लिखेंगे ना बेटा, तो यहां पे लिखेंगे 9% केवल, 80,000 इंटू 9% और उसका 200%, मतलब 14,400 आएगा. ये CGST का पेनल्टी आएगा. फिर यहां पे भी सर 200% ऑफ कितना? 9% बेटा. और हाँ है ना, जो अगेन ये 200% ऑफ 9% आएगा कितना? 14,400. और यहां पर 50% ऑफ वैल्यू आएगा, मतलब 40,000. अगर आप CGST के हिसाब से निकालेंगे तो 40,000 और 14,400 विच एवर इज हायर 40,000. हाँ है ना. ये 40,000 आंसर आएगा CGST के हिसाब से. पर पूरा आंसर मतलब ऐसा नहीं कि आधा आंसर तो आप IGST के हिसाब से लिखे और आधा आंसर आप CGST के हिसाब से लिख दे बेटा. तो 40,000 और 14,400 ऐसा कंपैरिजन होगा. और यहां पर भी आंसर आएगा अल्टीमेटली 14,400. तब तो मानेंगे कि CGST के हिसाब से आपने आंसर लिखा है. हाँ है ना. क्लियर. और IGST के हिसाब से आपको आंसर लिखना है तो 28,800 और 80,000. ये अगर आपका आंसर है आपकी बुक के अंदर तो समझ लेना वो बुक बिल्कुल परफेक्ट है, अमेंडेड है. नहीं तो आपको आपकी बुक के अंदर अमेंडमेंट इंसर्ट करने चाहिए ध्यानपूर्वक. क्लियर. तो सरकार ये कुछ बातें थी, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया जिसका आपको जरूर ध्यान देना चाहिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली सर अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी होगी, अमेंडेड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे अमेंडेड आंसर के साथ में, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. एंड सर ध्यान देना अल्टीमेटली आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है. इसलिए जब बच्चों के इस तरह के कुछ डाउट आते हैं कि सर मैंने तो वहाँ पे ये देखा, उस बुक के अंदर ये था, ऐसा था, तब बड़ा टेंशन होता है मेरे को कि सर वो अमेंडेड नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ में. बच्चों आप जो भी मटेरियल देखें प्लीज़ अमेंडेड देखिए. एंड सर नहीं है अमेंडेड तो आपके जो
अमेंडमेंट लेक्चर उसको देख के आप सारे क्वेश्चन अमेंड करिए, फिर उसको पढ़िए अच्छे से बेटा। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट। बस इतना सा मुझे कहना था कि जो भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो अमेंडेड होना चाहिए बेटा। क्लियर? माहौल बस सर खुश होके पढ़ो, खुश होके तभी पढ़ पाओगे जब आप सर अंतर मन से दिल से पढ़ रहे हो और सही से पढ़ रहे हो और सही कंटेंट पढ़ रहे हो। ऑल द बेस्ट। माहौल जबरदस्त, माहौल जबरदस्त, शानदार। बाय बाय।